नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर से बड़ी खबर की। बस हादसे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे में घायल यात्री का बयान, नशे में बस चला रहा था ड्राइवर। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 88 लोग घायल हुए हैं। सागर से इलाहाबाद बस जा रही थी और इसी दौरान ड्राइवर मौके से फरार हुआ। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और आपको बता दें कि एक तो क्षमता से ज्यादा लोगों को बस में बैठाया था और ऊपर से नशा करके वो बस चला रहा था, शराब के नशे में था। एक यात्री ने बयान दिया है कि जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में ही उसने बस चलाई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और 2 लोगों की इस दौरान जान भी चली गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छतरपुर से। सागर से इलाहाबाद जा रही बस या हादसे का शिकार हुई है। जो बस चालक था वो फरार हुआ है, नशे में धुत था और उसने जब बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई उसके बाद वो फरार हो गया। कहाँ हादसा हुआ, किस तरह से हुआ था? वो हाईवे का पुल नहीं है, उस पुल में मार। कैसे हुआ हादसा? वो शराब पिए थे 8 बजे से, गाली गलौज हो रही थी बस फिर उन्होंने बदल दिया उसका। ठीक है, उसकी मैसेज भी थी, वो साली भी थी, वो पीछे बैठाए हुए थे। उसको बता रहे थे कि कैसे गाड़ी हम चलाते हैं, घुमा फिरा की गाड़ी। किस तरह से गाड़ी चल रही थी? बस स्टैंड से निकली थी? वो चल रही थी 150 की स्पीड में सीधी। 5 मिनट नहीं लगे वहाँ पर पहुँचने। अच्छा, तो क्या नशे में था ड्राइवर? नशे में था, शराब पी। तो कितने लोग, कितनी सवारियां बैठी हुई थी बस में? उसमें बैठी थी लगभग 90 सवारी। छतरपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर महोबा रोड पर एक यात्री बस ओवरब्रिज के पुल से टकरा गई है, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 88 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हम इस समय जिला अस्पताल में खड़े हुए हैं और हमारे साथ घायल कुछ यात्री हैं जिनका यहाँ जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनसे ही पूछते हैं कि आखिर किस वजह से यह बस हादसा हुआ है और कैसे हुआ है। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र यादव। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे छतरपुर से चितपुर। छतरपुर से चितपुर। हाँ, तो कितने बजे हादसा हुआ, कैसे हुआ था? ये हुआ 12:05। ठीक है, वो लेडीज पीछे बैठा, हम जस्ट बगल में थे केबल पर थे। तो उनने क्या किया कि कुछ मोड़ नहीं पूरे टकरा दिया उससे, घायल मार दिया। अच्छा, कैसे मतलब लहरा के चला रहे थे क्या? हाँ, उनकी वाइफ और वो बैठी थी। ठीक है, अच्छा, भी थे भी। अच्छा, आगे मांस भी धरे थे। अच्छा, नशे में थे? हाँ, कौन ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर। इस नशे के कारण हुआ फिर? और ये मतलब सवारियाँ कितनी भरी थी, मतलब भरी थी 88 बस? हाँ, 90 करीब थी। बैठी थी। तो कैसे मतलब कितने लोग फिर वहाँ पे, कैसे कौन पुलिस पहुँची थी फिर? हाँ, पुलिस। जी कहाँ गए? टिकट है। अच्छा, आप कहाँ पे बैठे थे बस में? केबल पर। तो फिर जैसे हादसा हुआ तो कैसा मतलब लगा आपको वहाँ पे? नहीं सर, हम तो वो हादसा हुआ तो हम नीचे उतर गए, फिर ड्राइवर भाग गया और हम नीचे उतर गए। तो देखिए, वो बता रहे थे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो है ड्राइवर नशे में था और उस आगे वो जो है नशे के चलते ये हादसा हुआ है। और करीब 90 सवारी बताया जा रहा है कि 90 सवारी करीब यहाँ पर बैठे थे। कुछ और भी लोग घायल हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ है। ये क्या नाम है आपका? कौशल कुमार। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर हम सागर से बांधा जा रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ पे हादसा हुआ, कैसे हुआ था? कैसे हुआ ये तो नहीं बता, क्योंकि हम बीच में बैठे हुए। तो कैसा लग रहा था, मतलब कैसे हादसा? आपका बस लहरा के चल रही थी या कुछ और? लहरा के चल रही तो ठीक है, क्या है ड्राइवर और कंडक्टर की शिफ्टिंग हुई थी। जो सागर से चला कर आए छतरपुर तक वो सही आए, तो यहाँ शिफ्टिंग हुई है, ये नशे में चली है गाड़ी। अच्छा, तो क्या ड्राइवर नशे में था? हाँ, मुश्किल से 5 मिनट में चेंज हुई है गाड़ी। उसके बाद 5 मिनट बाद। तो कैसी चल रही थी गाड़ी जब बस स्टैंड से निकली है? मतलब लहरा के चल रही थी कि सीधी अच्छी चल रही थी गाड़ी? हाँ, बिल्कुल स्पीड में। अच्छा, तेज गति से थी? तेज गति। सवारियाँ कितनी लगभग बैठी हुई थी बस में? अब सवारी भरी थी, मतलब भरी थी।
तो जिस तरह से जो बताना लोगों ने यात्री ने बताया है कि लगातार जो है तेज़ गति से यात्री बस चलाई जा रही थी और ऊपर से जो ड्राइवर था वो नशे में बताया जा रहा कि नशे के ड्राइवर था, क्योंकि शिफ्टिंग हुई थी सागर से एक दूसरा ड्राइवर यहाँ पे आया था, उसके बाद में छतरपुर से एक दूसरा ड्राइवर बस में सवार हुआ था और वह नशे में बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस जाँच में जुटी हुई है, लेकिन घायलों का इलाज देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जारी है। करीब 1 दर्जन जो है यात्री जो है अभी गंभीर हालत बताई जा रही है, 88 यहाँ पर घायल हुए हैं। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। तो सुना आपने जो वहां पर यात्री थे जो जिन्होंने देखा इस पूरे हादसे को, उनसे बातचीत की गई है। संवाददाता सुनील उपाध्याय जुड़ गए हैं। सुनील, काफी चौंकाने वाली बात है कि शराब के नशे में ड्राइवर बस चला रहा था, तो हादसा तो होगा ही। ये का एक बड़ा खुलासा है। जिस तरीके से हमने जब यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो ड्राइवर था वो नशे में था और उसकी पत्नी और साली भी जो है बस में ही सवार थी। तो कहीं ना कहीं नशे के चलते हादसा हुआ है। लगातार जिस तरीके से बस स्टैंड से जो यात्री बस थी वो 5 मिनट के अंदर जो महोबा रोड स्थित ओवर ब्रिज है वहां पहुंच गई थी। तो यह यात्री को कहना है कि लगातार जो है वो तेज गति से जो है बस चला रहा था और एक शिफ्टिंग हुई थी। जो सागर से जो एक ड्राइवर था वह छतरपुर तक आया था, वो बिल्कुल सही तरीके से बस चला रहा था, संचालित कर रहा था, लेकिन जो छतरपुर से एक ड्राइवर इस बस में बैठा हुआ था उसने बड़ी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए और नशे के चलते हादसा हुआ है और 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तो बता दें ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है 74 सीटर बस थी और इसमें बस में क्षमता से अधिक करीब 90 से ज्यादा सवारियां बैठाई गई थी। तो लगातार जो है प्रशासन यहाँ पर हादसों से सबक नहीं ले रहा है और जो बस संचालक है क्षमता से अधिक सवारियां यहाँ पर बैठा के चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ओवरलोडिंग की वजह से, नशे की वजह से हादसा सामने आया है। जी बिल्कुल। घायलों की क्या स्थिति बनी है सुनील? अभी जो गंभीर रूप से घायल थे उनका इलाज जारी है? जी बता दें कि 12 से अधिक जो है जो यात्री थे वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। हालांकि अभी फिलहाल में वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जो टोटल जिसमें 88 यात्री जो इसमें घायल हुए हैं और कुछ लोग हैं तो उनकी वहां से अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है, लेकिन बाकी जो घायल है उनका जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है और इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई प्रशासन का नुमाइंदा अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। इतना बड़ा बस हादसा हुआ है, ना तो किसी मतलब कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है, ना ही आरटीओ विभाग का कोई अधिकारी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल इलाज जारी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और बस चालक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। और खबर भोपाल से है, जहां कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार अलर्ट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक बुलाई है। सीएम आज कोरोना को लेकर करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहां शाम 6 बजे मंत्रालय में कोरोना संक्रमण को लेकर ये बैठक होगी। बैठक में कलेक्टर्स, कमिश्नर, सीएमएचओ समेत कई और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक शाम 6 बजे मंत्रालय में होगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कलेक्टर और कमिश्नर भी शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किस तरीके के एहतियाती कदम होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, जो पालन नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस का उनके लिए किस तरीके से उनको जागरूक किया जाए, प्रेरित किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। शरद, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक बुलाई है कोरोना के मद्देनजर। देखिए बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है उसको देखकर सरकार अलर्ट है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई, सारे मुख्यमंत्रियों की हुई थी और उसमें भी प्रधानमंत्री की ओर से कुछ एहतियाती कदम उठाने की सलाह सभी राज्यों को दी गई थी। ये माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो संभवतः जो बातें केंद्र सरकार की ओर से सुझाई गई होंगी, एक तो उन पर अमल कैसे करना है और दूसरा मध्य प्रदेश की ओर से कोरोना की रोकथाम को लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान होगा। ये संभवतः मुख्यमंत्री आज जो अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे शाम 6 बजे उसमें चर्चा करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो सीएमएच हैं, कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके डीन भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग के कई और अधिकारी भी रहेंगे। तो संभवतः एक दोबारा से किस तरीके से प्लानिंग की जाए, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है कोरोना की वो ज्यादा घातक हो सकती है अगर उसको वक्त पर रोकने के प्रयास सरकार की ओर से नहीं किए जाते हैं। तो यही वजह है कि सरकार
अब इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। बिल्कुल। शरद, एक सवाल और है कि वैक्सीन को लेकर कई लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस असमंजस को दूर करने के लिए, जो डर है इसको दूर करने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं इस बैठक के बाद से, क्योंकि इस पर भी फोकस रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हो रही थी। तो देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि जो कोरोना वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसके कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये बात कही है, और अच्छी बात यह कह सकते हैं, सकारात्मक बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है, जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है, और विपक्ष की ओर से भी आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वो भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने हमीदिया हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब इतने बड़े बड़े नेता वैक्सीन के लिए आगे आते हैं, लगवाते हैं, तो समाज में भी एक मैसेज जाता है, उसको लेकर लोग निश्चिंत रहें। ये सरकार पहले से कह चुकी है, जो मन में उनके डर है उसको दूर करने के लिए जागरूकता अभियान तो चला ही जा रहे हैं, लेकिन अब खुद नेता भी, बड़े बड़े नेता भी कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो संभव है कि लोगों के मन में जो डर वैक्सीन को लेकर होगा वो अब दूर होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद, आप लगातार बने रहें। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आज सुबह 11 बजे से वैक्सीनेशन भी शुरू होगा। हमीदिया अस्पताल में वैक्सीन लगवाएंगे और कमलनाथ आज कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पहले सत्ता पक्ष के भी दिग्गजों ने वैक्सीन लगवाई है। लोगों के अंदर जो डर है उसे दूर करने के लिए नेताओं ने खुद वैक्सीन लगवाई है, और आज पूर्व सीएम कमलनाथ भी कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि भोपाल से ही खबर है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ आज कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे वैक्सीन लगवाएंगे। हमीदिया अस्पताल में वैक्सीन उनको लगाया जाना है। तो आज सुबह यानी कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ही पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। सत्ता पक्ष के जो दिग्गज हैं वो लगवा चुके हैं। आज विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं वो वैक्सीन लगवाएंगे। हमीदिया अस्पताल में वैक्सीनेट किया जाना है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों के अंदर जो डर है वो दूर हो सके, वैक्सीन को लेकर विश्वास पैदा हो, और जो लोग डर रहे हैं या सेकेंड डोज भी लेने से डर रहे हैं, उसके मद्देनजर यदि आज पूर्व सीएम वैक्सीन लगवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास भी आएगा। और साथ ही एक और बड़ी खबर रायपुर से है, फिर बनाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जहां कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनेंगे। कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में फैसला लिया गया। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने निर्देश दिए हैं। तो कोरोना प्रभावित क्षेत्र अब कंटेनमेंट जोन बनेंगे। जैसे कि पहले बनाए जाते थे, जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा होते थे, उस एरिया को सील कर दिया जाता था, कंटेनमेंट जोन तब्दील कर दिया जाता था ताकि लोग उनसे मिल ना सकें। और अभी जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर ये बहुत ही अहम फैसला होगा, क्योंकि देखा जा रहा है लोग लापरवाह हो रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, और आना जाना घरों में बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि होली का त्योहार भी आने वाला है और भी कुछ बड़े त्योहार आने वाले हैं, उसके चलते अब और ज्यादा व्यवस्थाएं करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। और यही कारण है कि जहां पर कोरोना प्रभावित या कोरोना संक्रमित मरीज होंगे, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। तो खबर रायपुर से है, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन बनाने की कोशिश में सरकार है और इसकी कवायद चल रही है। टास्क फोर्स समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है और इस फैसले के अंतर्गत जल्द ही कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, जहां पर कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति होंगे उस इलाके को या तो सील किया जाएगा, होम क्वारंटीन किया जाएगा, या फिर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, ताकि जो संक्रमित लोग रहेंगे वो आम जनता से थोड़ा दूर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, ताकि ये ना फैल पाए, कम किया जा सके। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि लोगों ने बहुत लापरवाही बरती है। स्कूल भी खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, और तमाम जो सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं वो भी खुल चुकी हैं, जिम भी खुल चुके हैं, बाजार पूरे खुले रहते हैं और भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। और इस भीड़ के बीच में जो कोरोना गाइडलाइंस नियमों का पालन होना चाहिए वो भी नजरअंदाज करते हैं लोग।
तो अभी वो वक्त है जब सेकेंड स्ट्रेन से बचने के लिए जरूरी है कि आप खुद सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, कंटेनमेंट जोन फिर से बनाने की कवायद में सरकार है, जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है। आप किन किन जगहों पर, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि किन किन जगहों पर ये कंटेनमेंट जोन बनाए जाने हैं? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो जगह निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि जिन इलाकों पे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिलते हैं, यानी कि एक जगह से बहुत बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलते हैं, तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और ये रेशियो जिस गति से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि गंभीर स्थिति होने की तरफ इशारा करता है। अगर फिर भी समय पर नहीं संभला गया, अभी थोड़ा कंट्रोल नहीं किया गया, तो स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और यही वजह है कि अब जाकर पहले तो ये किया गया कि एक तरह से कहें कि मास्क को लेकर सख्ती कही गई, दोबारा जो है वो FIR की बात कही गई, उसके बाद जगह जगह चेकिंग शुरू की गई। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो ये सामने आया है कि तमाम अपील करने के बाद भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। लोग धड़ल्ले से, इनफैक्ट कुछ शिकायतें इस तरह से भी मिली है कि संक्रमित लोग भी धड़ल्ले से बाहर घूम रहे हैं। तो इसके बाद एक तरह से क्या है कि जो उन्हें कहा गया है, जो जिन लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, वो भी कहीं ना कहीं बाहर चले जा रहे हैं। तो इसके बाद अभी इस तरह की सख्ती करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। और ये साफ साफ कलेक्टर ने कह दिया है कि ऐसे इलाके जहाँ पर और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलते हैं तो वहाँ पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। और उसके साथ ही जो भी कोरोना नियमों का वायलेशन करते हुए पाया गया उस पर सीधे तौर पर FIR की जाए। तो जाहिर तौर पर प्रशासन की तरफ से अब सख्ती बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से अगर रेशियो बढ़ता जा रहा तो भले ही अभी लॉकडाउन के लिए मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन पर विचार किया जाए, क्योंकि तमाम एहतियात बरतने के बाद भी अब स्थिति कंट्रोल में नहीं हो रही है। एक बात और है कि अभी जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनको ठीक होने में, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उनको 20 से 25 दिन लग रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति 20 से 25 दिन तक के बेड ऑक्यूपाई करके रखता है। तो अब प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि पहले ये होता था कि 7 दिन बाद या 10 दिन बाद जो है पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता था, उसके बाद वो 5 दिन तक आइसोलेशन पे रहता था। लेकिन अब अगर एक मरीज को 20-20, 25-25 दिन लग रहे हैं और ऐसे में संक्रमितों की संख्या बढ़ती गई तो फिर अस्पतालों में स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो फिर से निर्देश दिए गए हैं कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज है लालपुर का जो कोविड सेंटर है उसको फिर से जो है शुरू किया जाए और वहां पर जो स्टाफ है उसकी ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। यानी कि अब समझने की जरूरत है कि अगर इतनी कवायदें की जा रही है तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो एक इशारा करती है खतरनाक संकेत की तरफ। ऐसे में आम लोगों से यही अपील है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के अपने बहुत सारे नुकसान है, खासतौर पे वो तबका जो रोज कमाता है, रोज खाता है, सबसे ज्यादा मार उसके ऊपर पड़ती है। बिल्कुल, साथ ही अगर बात करें तो राज्य की जो इकोनॉमिक कंडीशन और ये बहुत अहम हो जाता है कि लोग खुद भी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कवर्धा से, जहां पर रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, शादी का झांसा देकर किया था रेप। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, जहां कोतवाली थाने का ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले में 10 साल की सजा आरोपी को हुई है। कवर्धा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। रेप के आरोपी को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया। शादी का झांसा देकर रेप किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोतवाली थाने का ये पूरा मामला सामने आया है। कवर्धा से बड़ी खबर, नाबालिग लड़की की जली लाश मिली है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आपको बता देंगे पीएम रिपोर्ट में होगा वजह का खुलासा। रोल गांव का ये पूरा मामला है। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पर नाबालिग को जिंदा जला दिया गया। नाबालिग लड़की की लाश, जली हुई लाश मिली है। अब ये कैसे जली है, क्या किसी ने इसे जलाया है या किसी हादसे का शिकार हो गई है, पूरी जो जानकारी है पीएम रिपोर्ट के बाद ही जो वजह होगी उसका खुलासा हो पाएगा। रोल गांव का ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन चौंकाने वाला मामला है। आसपास के इलाके में लोग डर के साए में हैं, क्योंकि नाबालिग की जब जली हुई लाश बरामद की गई है उसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी ही नहीं है कि आखिरकार ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ। बड़ी खबर है कवर्धा से।
और खबर भिंड से, जहां मजनू की सरेआम पिटाई की गई है। लात घूंसों से लोगों ने उसको जमकर पीटा। लड़कियों की फोटो एडिट करता था वायरल। बाइक पर बिठाकर ले गए कोतवाली थाना। पुलिस ने हिरासत में लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो जिस युवक को पीटा जा रहा है, दरअसल ये वो मजनू है जो कि लड़कियों की फोटो ले लेता था और उसे एडिट करता था, फोटो वायरल करता था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल शर्मा जुड़ गए। अनिल, मजनू की बेदम पिटाई की गई है, क्या आरोप है इसके ऊपर? देखिए रेणु, मैं बता दूं कि कल देर शाम की घटना है। जो मंचला जो युवक है वो आए दिन एक लड़की से फोटो खींचकर उनके वायरल करता था, असली कमेंट करता था, मैसेज करता था। इसी बात पर आक्रोशित होकर लड़की के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी जम के पिटाई की है और उसे थाने पुलिस के हवाले कर दिया है। शुक्रिया आपका अनिल जानकारी के लिए। तो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसके पहले उसको जमकर पीटा गया और लात घूंसों से जमकर पिटाई के बाद बाइक पर बिठाकर थाने ले गए और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।